चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो आज की क्लास हमारी कुछ ज़्यादा ही आसान है, ठीक है, डिफिकल्ट नहीं है। तो हम अभी तक दो क्लास ले चुके हैं और दो क्लास में हमने दो टॉपिक कर लिए। पहला टॉपिक था बेसिक रेडियस निकालना और डेंसिटी फाइंड करना, और एक हमने किया था एवरेज मास निकालना फर्स्ट क्लास में। और सेकंड क्लास में मैंने दो टॉपिक डिस्कस किए थे। मेन तो था बाइंडिंग एनर्जी निकालना और बाइंडिंग एनर्जी कर्व डिस्कस करना, ठीक है। अब उसी को कंटिन्यू करते हुए आज की क्लास में हमें एक सिंगल टॉपिक जो है वो डिस्कस करना है कि अगर हमारे पास कोई एक न्यूक्लियर रिएक्शन है। न्यूक्लियर रिएक्शन कई तरीके की बन सकती हैं। एक रिएक्शन हम मान सकते हैं कि फिजन और फ्यूजन टाइप की, कि दो न्यूक्लियाई मिले और उन्होंने एक न्यूक्लियाई फॉर्म किया, या एक जो है टूटा और उन्होंने दो न्यूक्लियाई फॉर्म किए, ठीक है। तो जब एक से दो बनते हैं या दो से एक बनता है तो उनके लिए वर्ड आता है पेरेंट न्यूक्लियाई और डॉटर न्यूक्लियाई। मतलब जो मेन है वो पेरेंट है और जिससे जो दो टूट के बने हैं वो क्या बन गए, डॉटर न्यूक्लियाई। अब ये नहीं पता डॉटर क्यों बोलते हैं, सन वन क्यों नहीं बोलते, ये तुम पढ़ लेना जाके ट्वेल्थ पास करने के बाद, अभी नहीं, ठीक है। तो हमारा जो आज का टॉपिक है वो है क्यू वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो टॉपिक कुछ ऐसा डिफिकल्ट नहीं है। तो मैंने मान लिया मेरे पास एक न्यूक्लियर रिएक्शन है, वो है ए और बी से क्या बना, सी और डी बना। ए बी थे, ए और बी से मिलके क्या बना, सी और डी। और मुझे इस रिएक्शन में फाइंड करनी है क्यू वैल्यू क्या होती है। तो जनरली क्या होता है, ए बी और सी डी प्लस सम क्यू वैल्यू, ठीक है। तो क्यू वैल्यू क्या होता है, एक तरीके से क्यू वैल्यू होता है एनर्जी रिलीज्ड और रिक्वायर्ड, ठीक है, टू कंडक्ट अ न्यूक्लियर रिएक्शन। अगर एक रिएक्शन हो रही है न्यूक्लियर रिएक्शन, तो उसके होने में कितनी एनर्जी निकलेगी या उसके होने में कितनी एनर्जी चाहिए, वो क्यू वैल्यू का यूज करके हम बता सकते हैं, ठीक है। तो वैसे जो हम फॉर्मूला यूज करते हैं क्यू वैल्यू का, क्यू वैल्यू के दो फॉर्मूले हमारे पास आते हैं। अभी हम पहले फॉर्मूले की बात कर रहे हैं। पहला जो फॉर्मूला है क्यू वैल्यू का, वो आता है इन टर्म्स ऑफ, फर्स्ट फॉर्मूला जो है इन टर्म्स ऑफ बाइंडिंग एनर्जी। तो चार हमारे पास न्यूक्लियाई हैं, इन चारों की न्यूक्लियाई के लिए हमें इनकी बाइंडिंग एनर्जी फाइंड करनी। तो ए और बी और सी और डी है। तो इन टर्म्स ऑफ बाइंडिंग एनर्जी, ये पहला फॉर्मूला क्यू वैल्यू निकालने का, वो आता है बाइंडिंग एनर्जी ऑफ सी प्लस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ डी। ये जो राइट में है प्रोडक्ट जो है इनकी बाइंडिंग एनर्जी में से जो लेफ्ट में है इनकी बाइंडिंग एनर्जी हमने क्या कर दी, माइनस कर दी, ए और बी की। अगर माइनस कॉमन लोगे तो क्या बन जाएगा, प्लस, ठीक है। तो डायरेक्ट बाइंडिंग एनर्जी का डिफरेंस लो, वो हमें क्या देगा, क्यू वैल्यू देगा। तो पहला जो फॉर्मूला हमारे पास है आज का, वो बस ये है कि आपको अगर चार न्यूक्लियाई पता है और चारों की बाइंडिंग एनर्जी पता है, सिर्फ बाइंडिंग एनर्जी का डिफरेंस लेके आप उस रिएक्शन की क्यू वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। फिर यहां से दो चीज आती हैं कि अगर क्यू वैल्यू पॉजिटिव आ गई, यहां जो वैल्यू है वो पॉजिटिव आ गई, इस पॉजिटिव आने का मतलब है जो रिएक्शन है वो एक्सोथर्मिक है। एक्सोथर्मिक का मतलब है दिस रिएक्शन इज एनर्जेटिकली पॉसिबल, अपने आप रिएक्शन जो है वो हो सकती है। अगर क्यू वैल्यू पॉजिटिव आती है तो एक्सोथर्मिक, और दिस रिएक्शन इज एनर्जेटिकली पॉसिबल। तो कभी कभी कोई भी वर्ड वो यूज कर लेते हैं पेपर के अंदर फाइंड करने के लिए। और अगर ये क्यू वैल्यू नेगेटिव आती है तो दिस रिएक्शन इज एंडोथर्मिक, ठीक है। मतलब इस रिएक्शन को होने में हमें कुछ एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, कितनी, जो भी उसकी क्यू वैल्यू आई है। और दिस रिएक्शन इज एनर्जेटिकली नॉट पॉसिबल, अपने आप नहीं हो सकती, एनर्जी देनी पड़ेगी तो ये पॉसिबल है। तो पेपर में क्वेश्चन आएगा, एक बन सकता है क्वेश्चन, किसी भी रिएक्शन की क्यू वैल्यू निकालो क्या होगी, एक क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन बन सकता है, आपसे पूछेगा कि क्या ये रिएक्शन एनर्जेटिकली पॉसिबल है या नहीं है, ठीक है।
और तीसरा क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि आपको बताना है कि वो रिएक्शन एक्सोथर्मिक है या फिर एंडोथर्मिक है। ठीक है, इस 3 तरीके से जो है क्वेश्चन बन सकता है। ये पहला टाइप है क्वेश्चन का कि हमें जो राइट में है न्यूक्लियाई उनकी बाइंडिंग एनर्जी में से लेफ्ट वाले न्यूक्लियाई की बाइंडिंग एनर्जी सब्ट्रैक्ट करनी है, बस। ठीक है, अब होता क्या है, कभी भी पेपर में हमें बाइंडिंग एनर्जी नहीं देंगे डायरेक्टली, हमें देंगे पेपर में बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। तो हमने सीखा था ये बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन निकालने का तरीका क्या होता है, ऊपर बाइंडिंग एनर्जी और नीचे न्यूक्लियंस। तो यहां से बाइंडिंग एनर्जी कैसे निकालोगे, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन और मल्टीप्लाई बाय मास नंबर, मल्टीप्लाई बाय मास नंबर। ठीक है, मतलब इसको इससे कर दिया मल्टीप्लाई। तुम बोलोगे ए से ए कट गया तो बाइंडिंग एनर्जी ही आ गई, वो तो आएगी मैथमेटिकली, लेकिन ये गिवन होगा अलग से और ये गिवन होगा, दोनों वैल्यू गिवन होगी, दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो वहां से क्या निकलेगी, बाइंडिंग एनर्जी, और फिर आप सॉल्व कर सकते हो। बोलो ठीक है, यहां तक पलटते हैं पेज। ठीक है, तो इस टॉपिक के क्यू वैल्यू के जहां पे हमें बाइंडिंग एनर्जी का यूज करना है, मेरे पास 3 क्वेश्चन है, मैं एक करवा रहा हूं, एक अभी आप खुद करोगे और तीसरा पे मैं खुद कराऊंगा। ठीक है, मतलब हो ही जाएगा, आसान सा है। तो देखो पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन बहुत आसान सा क्वेश्चन है, पढ़ो क्वेश्चन, काफी इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, एक हैवी न्यूक्लियस था एक्स, एक्स का मास नंबर गिवन है 240 और एक्स की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कितनी है 7.6 MeV। ये स्प्लिट हो गया किसके अंदर, 2 फ्रैगमेंट्स के अंदर। ठीक है, अगर ये अकेला 2 में टूटा तो मतलब ऑब्वियसली बात है उनके मास नंबर कम हो गए। 2 फ्रैगमेंट्स हैं, एक वाई एक जेड, उनके मास नंबर है 110 और 130, और उन दोनों की वाई और जेड की जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है वो सेम है, कितनी 8.85 MeV। और यहां से बोल रहा है कैलकुलेट दी एनर्जी क्यू रिलीज्ड पर फिशन इन MeV। हमेशा MeV में ही पूछेगा वो मोस्टली क्वेश्चन के अंदर। तो पहले हम रिएक्शन लिखते हैं, हुआ क्या है, एक्स से क्या बना है, वाई और जेड बना है, एक्स से बना है वाई और जेड, एक्स से क्या बना है, वाई और जेड बना है, और बोला क्यू वैल्यू निकालो। तो देखो हमने भी लिखा है फॉर्मूला, अगर ए बी से सी डी बनता है तो क्यू वैल्यू निकालते हैं जो राइट में न्यूक्लियाई है उनकी बाइंडिंग एनर्जी में से लेफ्ट वाले न्यूक्लियाई की बाइंडिंग एनर्जी क्या कर दोगे, माइनस। तो यहाँ तो लेफ्ट में एक ही है, तो यहाँ पर क्यू वैल्यू का क्या फॉर्मूला बनेगा, उसके हिसाब से राइट में से लेफ्ट की एनर्जी माइनस करनी है। तो मतलब बाइंडिंग एनर्जी ऑफ वाई प्लस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ जेड माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ एक्स। अब y की बाइंडिंग एनर्जी कैसे निकालोगे, हमें ये यूज करना पड़ेगा कि बाइंडिंग एनर्जी निकालने का तरीका होता है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन और मल्टीप्लाई बाय मास नंबर। ठीक है, ये हमें यूज करना पड़ेगा। तो देखो पहले y की बात करते हैं, y का जो मास नंबर है वो है 110, y का मास नंबर है 110, y की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है 8.85, 8.85 प्लस z का मास नंबर है 130 लिखा हुआ वहां पे, और z की जो बाइंडिंग एनर्जी है वो सेम है 8.85 माइनस x का मास नंबर है 240 और x की जो बाइंडिंग एनर्जी है पर न्यूक्लियन वो है 7.6 MeV, 7.6 MeV। तो अब इसको सॉल्व करना है, अगर हम देखें इन दो टर्म में से 8.85 कॉमन आ गया, क्या बचेगा ब्रैकेट में, 110 प्लस 130 माइनस 240 इंटू 7.60, ये भी 240 हो गया, 240 कॉमन ले लिया, यहाँ पे आएगा 8.85 माइनस 7.60, 240 और ये कितना आएगा 1.25, 1.25। अब देखो अगर वैसे देखा जाए 1.25 से मल्टीप्लाई करना है, 1.25 से अगर वैसे आप मल्टीप्लाई करोगे तो डिफिकल्ट हो जाएगा, बट 1.25 बेसिकली क्या होता है, अरे किसने लाइट ऑन कर दी है गलती से आज, ये 60 और ये कितना आएगा 300 MeV।
300 MeV। ठीक है, बोलो क्लियर है क्वेश्चन? ये 2 मार्क का क्वेश्चन है पेपर के अंदर, बोर्ड का क्वेश्चन है ये। ठीक है, इस टॉपिक से बाइंडिंग एनर्जी का यूज करके क्यू वैल्यू निकालने के अभी तक पेपर में सिर्फ 3 क्वेश्चन आए हैं अभी तक। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन था, आसान सा क्वेश्चन है काफी। बोलो क्लियर है? ये रिपीट करना है, सही है। अगला जो क्वेश्चन है वो एग्जैक्ट सेम है, तो वो आप अभी खुद करोगे। बताओ, ये क्वेश्चन आप खुद से करो। देखो सेम क्वेश्चन है, ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चन है, तो ये हम नहीं कर रहे। देखो करके क्या आएगा। एकदम सेम क्वेश्चन है। लगाओ दिमाग। 5 मिनट लो, और 5 मिनट से पहले देखो क्वेश्चन कर सकते हो ये। मिस्टर, कोई मिस्टर? तो पेन मांग ले। हाँ, बड़ी गरीबी है यार तुम्हारी। तीनों के पास मिला के एक ही पेन है? ठीक है, तोड़ लो, 2 कर लो इसके, एक्स्ट्रा है। कितने समझदार बच्चे हैं, देख रहे हो? एक्स्ट्रा भी है। एक ये गधे हैं। है तो बात तो खैर सही कह रहा है वो। अब दे भी देना वापिस, कहीं ले जाओ साथ। हाँ, आ गया? नहीं आया? क्या बनेगी इक्वेशन? यहां पे इक्वेशन क्या बनेगी? क्या बना रहा है वो? एक न्यूक्लियस है और वो 2 में टूटा है और दोनों बराबर है, ईच ऑफ ए इक्वल टू 120। तो 1 से 2 बने हैं और दोनों का जो मास नंबर है वो सेम है 120। तो कैसे लिखोगे आप इसको? ऐसे लिख सकते हो कि जो x है वो है y+y। ठीक है, इस क्वेश्चन में न्यूक्लियस है, इसका मास नंबर गिवन है 240, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है 7.6 MeV, 1 से 2 बने हैं और एनर्जी रिलीज निकालनी है। तो करवाऊं या छोड़ दूं? छोड़ दूं ना ये? तो क्यू वैल्यू क्या आएगी वैसे? वो आएगा दोनों सेम है, तो इसको 2y भी लिख सकते हैं, मतलब ट्वाइस ऑफ बाइंडिंग एनर्जी ऑफ y माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ x। तो 2 × y का मास नंबर है 120, और रिएक्ट वो कितनी है वैल्यू? 8.5, माइनस x के लिए है 240 और मल्टीप्लाई बाय 7.6। 120 का डबल अगेन 240, कॉमन आ गया। 8.5 माइनस 7.6, कितना आएगा ये? कितना आएगा ये? 0.9। पॉइंट 10 कैंसिल, 9 चौक 36, 6 3, 9 दूनी 18 और 3 21 और 216 MeV। तो क्यू वैल्यू जो आ गई वो कितनी आ गई? 216 MeV। ठीक है, आसान है। तो अब देखो इन दोनों क्वेश्चन में एक सिमिलैरिटी भी है। ठीक है, इन दोनों क्वेश्चन में एक सिमिलैरिटी भी है। सिमिलैरिटी क्या है
कि जब भी आप ऐसा क्वेश्चन पढ़ोगे, 1 से 2 बने हैं और एनर्जी रिलीज हो रही है, जैसे यहां पर अगर ये प्लस में आई है वैल्यू, तो मतलब ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, एनर्जी रिलीज हो रही है। तो जब भी एनर्जी रिलीज होती है, उन केसेस में जो राइट साइड में न्यूक्लियाई हैं, उनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन हमेशा ज्यादा होगी। यहां पे 7 पॉइंट कितनी थी, 6 थी, और यहां पे जाके दोनों की कितनी हो गई, 8.85 MeV। तो जब भी एक न्यूक्लियर रिएक्शन होती है और रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, तो मतलब जो बनेंगे प्रोडक्ट बनेंगे, जो राइट में बनेंगे न्यूक्लियाई, डॉटर न्यूक्लियाई, उन सब की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या होगी, ज्यादा होगी। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज्यादा होगी, मतलब कुछ मास डिफेक्ट क्रिएट हुआ है, और वही मास डिफेक्ट जो है वो एनर्जी में रिलीज होता है। तो क्वेश्चन बोले एक न्यूक्लियर रिएक्शन में राइट साइड में बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज्यादा क्यों होती है, ठीक है, या यहां पे ज्यादा होगी या यहां पे ज्यादा होगी। तो अगर रिएक्शन में मतलब एनर्जी रिलीज हो रही है तो कहां ज्यादा होगी, राइट में। अगर उसको एनर्जी चाहिए तो कहां पे ज्यादा होगी, लेफ्ट में। तो अब ये रिसेंट क्वेश्चन आया है कि राइट में और लेफ्ट में कहां पे बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा होती है। तो इसका आंसर हम तब कर पाएंगे जब हमें क्वेश्चन में गिवन होगा कि वो उसमें एनर्जी रिलीज हो रही है या उसको एनर्जी चाहिए। अगर एनर्जी रिलीज हो रही है मतलब कुछ मास इफेक्ट था, वो एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। अगर मास इफेक्ट आता है, इसका मतलब यह है कि जो न्यूक्लियस थे वो और स्ट्रांग हो गए, और स्ट्रांग होंगे तो उनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो राइट में बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या है, राइट में बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या आएगी, ज्यादा आएगी। और लेफ्ट में कब आएगी, किस केस में, किस केस में, लिख देते हैं यहां पे। अगर A प्लस बी से C और D बनता है और Q वैल्यू जो है वो पॉजिटिव है, मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। इस एक्सोथर्मिक रिएक्शन का मतलब है बाइंडिंग एनर्जी ऑफ C एंड D आर ग्रेटर देन बाइंडिंग एनर्जी ऑफ A एंड B। और अगर यही रिएक्शन में Q नेगेटिव है, मतलब दिस रिएक्शन इज एंडोथर्मिक, तो इसमें क्या बोलेंगे, इसमें बोलेंगे हम बाइंडिंग एनर्जी ऑफ A and binding energy of B are more than binding energy of C and binding energy of D। तो ये क्वेश्चन पेपर में आ सकता है। अगर एनर्जी रिलीज हो रही है तो मतलब C एंड D आर नाउ मोर स्टेबल और स्ट्रॉन्गर, जिससे उनमें कुछ मास डिफेक्ट आया था जो एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। तो ये आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन आ सकता है पेपर में 1 और 2 मार्क्स के अंदर। ठीक है, क्लियर है, इसको लिखो, फिर करते हैं 2 क्वेश्चन और। आगे करें, अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आसान सा है क्वेश्चन, देखो ये आसान क्यों है क्वेश्चन। ये रिएक्शन अभी हम दोबारा भी पढ़ेंगे। इसमें लिखा हुआ है कैलकुलेट द एनर्जी रिलीज्ड इन द फ्यूजन रिएक्शन, जहां पे ड्यूटीरियम और ड्यूटीरियम मिलके क्या बना रहे हैं, हीलियम बना रहे हैं, और प्लस एक न्यूट्रॉन निकलता है, ये कॉमा है, ठीक है। और हमें इसकी बाइंडिंग एनर्जी गिवन है, ड्यूटीरियम की और हीलियम की दोनों की बाइंडिंग एनर्जी गिवन है। हमें निकालनी है क्यू वैल्यू, रिलीज निकालनी है। रिलीज का मतलब है क्वेश्चन में खुद ही बोल रहा है कि यहाँ पे एनर्जी निकली है। तो अगर एक रिएक्शन में एनर्जी रिलीज होती है तो बाइंड मतलब क्यू वैल्यू का जो फॉर्मूला आता है वो क्या आता है, जो राइट साइड में न्यूक्लियाई हैं उनकी बाइंडिंग एनर्जी में से लेफ्ट वालों की माइनस कर दोगे। इन दोनों का डिफरेंस लेना, क्या आएगा, मैच कर रहा है देखना, लो। लो डिफरेंस लो, बताओ क्या आएगा।
क्या आएगी? राइट में क्या क्या है? सिर्फ हीलियम है, तो बाइंडिंग एनर्जी ऑफ हीलियम माइनस ट्वाइस ऑफ बाइंडिंग एनर्जी ऑफ ड्यूटेरियम। ट्वाइस क्यों किया? दो हैं, ठीक है। तो ये आएगा 7.73 माइनस ट्वाइस ऑफ 2.23। 7.73 माइनस 4 पॉइंट नहीं, 2, 5, 4.52। मैच करेगा आंसर या नहीं कर रहा? हाँ, कुछ गड़बड़ किया क्या? अच्छा, दिस इज 2.23। 2.23, 4.46। तो अभी कर रहा है? हम्म, क्या कह रहा है? सही है। 6, 2 और 3.27 MeV। तो Q वैल्यू कितनी आ गई? 3.27 MeV। डायरेक्ट क्वेश्चन है। यही रिएक्शन सन में होती है। ये क्वेश्चन हम दोबारा पढ़ेंगे अलग तरीके से, ठीक है। तुम्हारी लास्ट क्लास होगी उसमें हम, नेक्स्ट क्लास लास्ट क्लास ही है, उसमें हम ये क्वेश्चन दोबारा से पढ़ेंगे, लेकिन वहां पे हम इस वैल्यू का यूज करेंगे। मतलब क्वेश्चन में हमें पहले से ही गिवन होगा कि इस रिएक्शन में इतनी एनर्जी रिलीज होती है, तो उसका यूज करके कुछ और पूछेगा। दोबारा पढ़ेंगे हम इस रिएक्शन को। ये मेनली एक फ्यूजन रिएक्शन है, तो हमें ये रिएक्शन याद भी करनी है। एनसीईआरटी में दो रिएक्शन दे रखी हैं, एक फ्यूजन की और एक फिजन की। तो फ्यूजन रिएक्शन है ये जो हमें याद रखनी है, और एक रिएक्शन है इसकी फिशन की, वो भी हमें याद रखनी है। आएगी शायद आज, देखता हूँ करा दूंगा उसको भी थोड़ा बहुत। करें आगे, ठीक है। अब एक क्वेश्चन ये है, देखो। ये 1 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, आसान सा क्वेश्चन है ये भी। हमें बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कर्व गिवन है मास नंबर के साथ, और हमें 4 न्यूक्लियाई गिवन है WXYZ, ठीक है। 4 न्यूक्लियाई हैं, और क्वेश्चन पूछ रहा है द प्रोसेस दैट वुड रिलीज एनर्जी। इन चारों में से किस प्रोसेस के अंदर एनर्जी रिलीज होगी? इन चारों में किस प्रोसेस के अंदर एनर्जी रिलीज होगी? तो एनर्जी रिलीज का हमने अभी पीछे एक कंसेप्ट भी लिखा है, ठीक है। एनर्जी रिलीज का बेसिक कंसेप्ट क्या होता है कि अगर ए बी से सी डी बनता है और एनर्जी रिलीज हो रही है, तो इन दोनों की बाइंडिंग एनर्जी इनसे क्या होनी चाहिए? ज्यादा होनी चाहिए। अगर राइट साइड में जो न्यूक्लियाई हैं उनकी बाइंडिंग एनर्जी इनसे ज्यादा है, तो एनर्जी क्या होगी? रिलीज होगी। तो हमें बस ये कंसेप्ट यूज करना है। तो हम देखते हैं कि ज्यादा आगे निकल गए हम, क्या आएगा। तो पहला है y से 2z। y की इतनी बाइंडिंग एनर्जी है 8.5 के आसपास, और वहां से बना है z। z की है 5, तो ज्यादा से कम हो गई। तो अगर ज्यादा से कम होगी तो क्या इसमें एनर्जी रिलीज होगी? नहीं, ये गलत है। अगला है w से x प्लस जेड। w यहां पे है, इतनी एनर्जी। यहां से x बना, x की ज्यादा है w से, ये ठीक है। x प्लस क्या लिखा हुआ है? z लिखा हुआ है, z की कम आ रही है, तो ये भी पॉसिबल नहीं है, तो ये भी हट गया। अगला है w से 2y। w कहां पे है? यहां पे। और क्या निकले हैं? 2y निकले हैं, और दोनों y कहां हैं? ऊपर है। तो यहां कम से क्या हो गई? ज्यादा हो गई, तो एक तो ये ठीक है। और अगला है x से y प्लस जेड। x कहां पे है? x यहां पे है। एक y बना और एक z बना, तो ये भी गलत है। तो कौन सा सही है? w से 2y। जहां पे बाइंडिंग एनर्जी बढ़ती है पर न्यूक्लियन, उस रिएक्शन में एनर्जी रिलीज होगी, ठीक है। लिखो इसको, क्वेश्चन को। अच्छा क्वेश्चन है ये। जहां पे एनर्जी रिलीज होगी वहां पे बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या है? ज्यादा हो जाएगी।
ठीक है, करें आगे। हम्म, ओके। तो हमने ये एक तरीका देखा है जिस तरीके में हमने बाइंडिंग एनर्जी निकाली है, मतलब क्यू वैल्यू निकाली है इन टर्म्स ऑफ बाइंडिंग एनर्जी। हमारे पास सेम चीज को डील करने का एक तरीका और है। दोबारा से हमें क्यू वैल्यू पढ़नी है अब, लेकिन अब हमें बोल रहा है कि ए और बी था, ए और बी से सी और डी बना, और प्लस सम क्यू वैल्यू आ रही है, और आपको बोलता है क्यू वैल्यू फाइंड करो। तो ये सेकंड तरीका है क्यू वैल्यू निकालने का। तो क्यू वैल्यू, अगर हमें मासेस गिवन है, पहले हमें डायरेक्टली बाइंडिंग एनर्जी गिवन थी तो हमने क्यू वैल्यू निकाल ली। अगर हमें मासेस गिवन है, और मासेस गिवन है न्यूक्लियर मासेस, और एनर्जी रिलीज हो रही है, एनर्जी का मतलब है कुछ मास इफेक्ट आया था, कुछ मास इफेक्ट एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। अब सोचो, अगर कुछ मास एनर्जी में कन्वर्ट हो गया तो किधर मास ज्यादा आएगा, इधर मास ज्यादा आएगा या यहां मास ज्यादा आएगा? अगर कुछ मास एनर्जी में कन्वर्ट हो गया तो ये मास ज्यादा होंगे न्यूक्लियस के, या ये मास ज्यादा होंगे? कौन से मास ज्यादा होने चाहिए, इधर के या इधर के? एनर्जी रिलीज होने का मतलब है कि यहां पे कुछ मास एनर्जी में कन्वर्ट होकर निकल गया, तो किधर मास ज्यादा होना चाहिए, इधर या इधर? पहला क्वेश्चन। कहां पे? ए और बी पे। तो इसका मतलब ये मास ज्यादा है, ये मास कम है। तो इन टर्म्स ऑफ मासेस, न्यूक्लियर मासेस, क्या आएगी एनर्जी? एम ए प्लस एम बी माइनस एम सी प्लस एम डी। मासेस का डिफरेंस लिया, और इस डिफरेंस को हमने सेम 931.5 से कर दिया मल्टीप्लाई। तो या तो मुझे देंगे बाइंडिंग एनर्जी या मुझे देंगे मासेस। अगर मुझे मासेस देंगे तो फिर मुझे बस मास डिफरेंस लेना है और मल्टीप्लाई कर देना किससे? 931.5 के फैक्टर से, जो मैं पहले भी यूज कर चुका हूं किसके अंदर? बाइंडिंग एनर्जी निकालने में। ठीक है, तो अब एक या दो क्वेश्चन और है जहां पे हमें ये फॉर्मूला अप्लाई करना डायरेक्टली। तो कुछ खास करने को है नहीं, जस्ट मल्टीप्लाई ही करना है। करें आगे, कर दे चेंज इसको। ठीक है, तो अगर मैं अब इस फॉर्मूले का यूज करूंगा तो देखो, पहला क्वेश्चन है, डिटरमाइन फ्रॉम द गिवन डेटा क्यू वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन एंड स्टेट वेदर द रिएक्शन आर एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। दो क्वेश्चन है, यहाँ आर लिखा हुआ है, अगर एक की होता तो इज आता, एक इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो दोनों के लिए एक साथ है, मैंने अलग अलग कर दिया अभी। तो ये रिएक्शन है, और इस रिएक्शन में मुझे निकालना है कितनी एनर्जी रिलीज होगी। तो पहले मैंने सबसे पहले यूज किया फॉर्मूला कि क्यू वैल्यू का फॉर्मूला क्या आएगा, किसके मास में से किसका मास माइनस करोगे। अगर मासेस गिवन है तो ये मासेस ज्यादा होंगे, ये मासेस कम होंगे, अगर मैं बोलता हूं कि एनर्जी रिलीज हो रही है। ठीक है, तो मतलब मास ऑफ हाइड्रोजन न्यूक्लियस, मास ऑफ ट्रिटियम, माइनस ये दोनों सेम है, तो ट्वाइस ऑफ मास ऑफ ड्यूटीरियम। ठीक है, कितना है मास हाइड्रोजन का? ये हमेशा mh लिखा होगा, 1.007825 प्लस 3.016049 माइनस ट्वाइस ऑफ 2.014102। कर दो ऐड, 3 3 6 5 और 9, 14, 4, 1, 2 और 4, 6 और 1, 7, 8 और 0, 8, 7 और 6, 13, 3, 1, 0 और 1, 2, 0, 3 और 1, 4, 4.023874 माइनस इसका डबल करना है, तो 4, 0, 2, 8, 2, 0 और 4। ठीक है, कौन सा मास ज्यादा है, ये है ये? यहाँ पे आ रहा है मतलब 23874 और वो है 28204, तो ये ज्यादा है ना। तो डिफरेंस क्या आएगा? अगर वैसे मैं क्यूबल लिख रहा हूँ तो इनटू वो भी करना पड़ेगा ना मुझे, क्या करना पड़ेगा? 931.5 MeV। तो इस मास को हम कर रहे हैं किससे? 931.5 से। ये जो भी डिफरेंस आएगा 931.5 MeV
और बताओ क्या आएगा डिफरेंस। ये बड़ा है ना, तो 4 में से 4 गए, 0, ये 0, 10 में से 7 गए, 3, 1, 11 में से 8 गए, 3, और यहाँ बचा 7, 3, 7 में से 3 गए, 4, और 0, 0, 0। ठीक है, या कुछ गड़बड़ है? माइनस का भी आएगा। ठीक है, अब बस आपको इसको इससे करना है मल्टीप्लाई। करो मल्टीप्लाई, काफी आसान है ना, बस 10 मिनट लगेंगे। तो करो मल्टीप्लाई। क्या आया? माइनस, क्या लिखूं? बोल 4.044 या 33, ये कुछ आ रहा समथिंग, 33395 का चाहेगा। माइनस में आ रहा वैसे। माइनस में आने का मतलब क्या है? माइनस में आने का क्या मतलब है? माइनस में आने का मतलब है कि जो रिएक्शन है वो कैसी है? रिएक्शन कैसी है? एंडोथर्मिक। रिएक्शन कैसी है? एंडोथर्मिक। रिएक्शन कैसी है? एंडोथर्मिक। ठीक है, ठीक है, क्लियर है, आसान क्वेश्चन है। तो ये हमारा लास्ट न्यूमेरिकल था। हो गया, आगे देखो। आ, ये सेम क्वेश्चन है, ठीक है, तो दिस इज DIY क्वेश्चन। देखो करके, मतलब घर पे करना। रिएक्शन दे रखी है आपको फिर से सेम, ठीक है, और मासेस गिवन है, और आपको क्या निकालनी है? इस रिएक्शन की क्यू वैल्यू निकालनी है। तो या तो इन टर्म्स ऑफ मासेस आएगा, या फिर इन टर्म्स ऑफ आएगा जो आपके पास बाइंडिंग एनर्जी होती है। ठीक है, इन दो तरीके से आपके पास क्वेश्चन आते हैं। किसी बाय चांस पेपर है वो इस बार जो था प्री बोर्ड का, गवर्नमेंट स्कूल? नहीं है, ओके, नाइस। नहीं है तो ठीक है, इतना क्लियर है यहां तक? ओके, तो मेजरली जो पोर्शन है इस चैप्टर का खत्म है। हमें सिर्फ दो रिएक्शन नेक्स्ट क्लास में यूज करनी है, एक रिएक्शन फिशन की और एक रिएक्शन फ्यूजन की। ठीक है, तो वो दो रिएक्शन और उन्हीं फ्यूजन और फ्यूजन के 2-4 क्वेश्चन है, तो हम करेंगे खत्म। अभी हम थोड़ा सा आगे देख रहे हैं। ये पोर्शन, ये पोर्शन जो हमारे पास है अब, ठीक है, ये डिके का पार्ट है। वैसे डिके सिलेबस में नहीं है, ठीक है, डिके सिलेबस में नहीं है, हट गया सिलेबस से। लेकिन हम थोड़ा सा पोर्शन जो है वो यूज कर रहे हैं डिके का। इस बार के गवर्नमेंट स्कूल के प्री बोर्ड में उन्होंने इनडायरेक्टली क्वेश्चन पूछा है। उसको हम ये नहीं कह सकते कि डायरेक्ट डिके से आया था। वो मतलब एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आपको एक आध रिएक्शन याद होगी, बट इन केस अगर आपको याद ना हो तो फिर आप कैसे अटेम्प्ट करते हैं, उसके लिए मैं थोड़ा सा पोर्शन सीख रहे हैं। ठीक है, होता क्या है, हमने सीखा था बाइंडिंग एनर्जी कर्व, और वहां पे क्या था, बाइंडिंग एनर्जी कर्व के अंदर जो हैवी न्यूक्लियस है वो अनस्टेबल हो जाते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ जाते हैं, उनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कम हो जाती है। तो जब वो अनस्टेबल होते हैं तो स्टेबल होने के लिए क्या होते हैं, उनका डिके होना स्टार्ट हो जाता है। डिके मतलब उनके न्यूक्लियस में से कुछ पार्टिकल्स निकलना शुरू कर देते हैं। जो पार्टिकल्स निकलते हैं वो आते हैं अल्फा, बीटा एंड गामा।
जिसको बोलते हैं अल्फा डीके, बीटा डीके और गामा डीके। तो उसके छोटा सा पोर्शन है जो हमें डिस्कस करना है कि मान लो अगर मैं बात करता हूं अल्फा डीके की। अल्फा डीके का मतलब है कि अगर मेरे पास एक न्यूक्लियस था एक्स जिसका मास नंबर है ए और एटॉमिक नंबर है जेड, इस न्यूक्लियस में से एक अल्फा पार्टिकल निकल गया। अल्फा पार्टिकल होता है हीलियम का न्यूक्लियस, इसको बोलते हैं अल्फा डीके। कि यहां से जब एक हीलियम न्यूक्लियस निकल गया इस न्यूक्लियस में से, तो जो बचेगा न्यूक्लियस वो क्या होगा? तो अल्फा डीके में हम बोलते हैं कि अगर ये एक्स था, मान लो नया बना वाई, पर किसी भी न्यूक्लियर रिएक्शन के अंदर जो रूल है वो ये है कि मास नंबर एंड एटॉमिक नंबर आर ऑलवेज कंजर्व्ड। मास नंबर और एटॉमिक नंबर जो हैं हमेशा क्या होते हैं? कंजर्व होते हैं। तो अगर यहां मास नंबर ए था और ए में से 4 यहां चला गया तो कितना रह गया यहां पे? a-4, ताकि मिला के वापस क्या बचे यहां पे? a। यहां z था, यहां 2 चला गया तो यहां कितना बचेगा? तो हम बोलते हैं जब अल्फा डीके होता है तो मास नंबर 4 से कम होता है और एटॉमिक नंबर 2 से कम होता है। ठीक है। एक आता है हमारे पास बीटा डीके। बीटा डीके के 2 पार्ट आते हैं। पहला आता है बीटा माइनस डीके। बीटा माइनस डीके इलेक्ट्रॉन के लिए बोला जाता है, जिसमें ऊपर आता है लिखने का तरीका 0 और नीचे आता है -1। तो अगर मैं बोलूं कि मेरे पास एक न्यूक्लियस एक्स था और इसमें से ये अल्फा डीके हुआ है और ये इलेक्ट्रॉन निकला है। इलेक्ट्रॉन का मतलब यहां कुछ बचेगा न्यूक्लियस वाई और इलेक्ट्रॉन निकल गया 0 और -1। तो अगर यहाँ 0 है तो मास नंबर जो यहां था वहां भी क्या रहेगा? सेम रहेगा। ये -1 हो गया। अब ये अगर -1 हो गया तो यहाँ z था तो क्या होगा? यहाँ पे बराबर करने के लिए यहाँ पे क्या बचेगा? z+1। क्या बचेगा? z+1। जैसे बीटा माइनस डीके होता है, एक और होता है हमारे पास बीटा प्लस डीके। बीटा प्लस डीके जो होता है ये इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल, इसका नाम होता है पॉजिट्रॉन। इसका सिंबल है E और 0 और नीचे +1। तो इस x में से अगर हमारे पास एक डिके हुआ y और एक पॉजिट्रॉन निकला 0 और +1 तो क्या आएगा? अब क्या बचेगा? ये 0 है तो यहाँ क्या आएगा? a। और यहाँ पे एक यहाँ चला गया तो क्या बचा? क्या बचा? z-1। ठीक है यहां तक। और लास्ट आता है गामा डीके। गामा डीके में कुछ भी नहीं होता। एक्स ए जेड था, यहां से एक गामा निकला तो गामा निकलने में जो न्यूक्लियस है वो सेम रहता है, ना ही मास नंबर बदलता है और ना ही एटॉमिक नंबर बदलता है। तो सिर्फ जो न्यूक्लियस है वो क्या हो गया? डिफरेंट स्टेट में चला गया, एक्साइटेड स्टेट में चला गया, जिसमें ना ए और ना ही जेड चेंज होता है। ये दोनों रिएक्शन अभी इनकम्प्लीट है। ठीक है। इनमें एक पार्टिकल और ऐड होता है, बट वो तब सिखाते थे वैसे जब हम डिटेल में डिके कराते थे। एक पार्टिकल का नाम आता है न्यूट्रिनो, जिसका सिंबल आता है न्यू। और एक पार्टिकल आता है एंटी न्यूट्रिनो, जिसका सिंबल आता है न्यू बार। ये पूरा टॉपिक वैसे सिलेबस में नहीं है, अब पूरा डिके हट चुका है, लेकिन इन सब से रिलेटेड एक इनडायरेक्ट क्वेश्चन अभी प्री बोर्ड में आया है। ठीक है। तो मुझे वो डिस्कस करना है, इसके लिए हम थोड़ा बहुत ही डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन आसान सा था, टफ नहीं था। ठीक है। तो इसमें निकलता है बीटा माइनस डीके में एंटी न्यूट्रिनो और यहां निकलता है न्यूट्रिनो। ठीक है। ये डायरेक्ट रिएक्शंस हैं किसकी? अल्फा बीटा एंड गामा डीके की। जब अल्फा डीके होगा तो मास नंबर 4 से कम, एटॉमिक नंबर 2 से कम। बीटा माइनस डीके में, बीटा प्लस डीके में मास नंबर सेम रहता है और एटॉमिक नंबर में चेंज आता है, एक बार +1 एक बार -1। गामा डीके में कोई चेंज नहीं आता। ठीक है। तो इन सब का यूज करके हम एक क्वेश्चन देख रहे हैं, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। मतलब ये पहले वन ऑफ द इजिएस्ट मोस्ट टॉपिक होता था इस चैप्टर से और पूरे कोर्स का भी, कि आपको एक न्यूक्लियर चेन रिएक्शन देंगे,
कि एक ही न्यूक्लियस से पहले अल्फा निकला, फिर बीटा निकला, फिर अल्फा निकला, फिर गामा निकला, फिर बीटा निकला, फिर अल्फा निकला, और सबके आपको अलग अलग मास नंबर दे दिए, और उसका यूज करके हमें किसी और अननोन वैल्यूज फाइंड करनी होती थी। ठीक है यहां तक। अब देखो क्वेश्चन क्या है। ये पहला क्वेश्चन है। बोला है एक रेडियोएक्टिव आइसोटॉप था, उसका डिके हुआ इसके अकॉर्डिंग, और मास नंबर एंड एटॉमिक नंबर ऑफ D2। D2 का मास नंबर है 176 और D1 का मास नंबर है 71, और बोला है आपको फाइंड करना है D1 और D का कितना होगा। हम यहां से यहां गए हैं, इसमें उल्टा दे दिया, इसमें ये गिवन है और यहां पे आना है। तो देखो सोचो, उल्टा सोचते हैं। अल्फा डिके में मास नंबर 4 कम हो जाता है, तो ये वैल्यू 4 कम होके आई है, तो यहां कितनी होगी 180। और ये अल्फा डिके में मास नंबर मतलब एटॉमिक नंबर 2 कम होके आता है, तो 71 था, तो यहां कितना होगा, यहां कितना होगा 73। ठीक है। बीटा माइनस डीके में मास नंबर क्या होता है, सेम होता है, और बीटा माइनस डीके में एटॉमिक नंबर क्या होता है, एक बढ़ के आता है। तो अगर एक बढ़ के आता है तो ये बढ़ के वैल्यू आई है, तो यहां कितनी होगी, बढ़ के आई है वैल्यू 73, एक बढ़ के आया है, तो यहां कितना होगा 72। तो हमने वैल्यू निकाल दी, बस इतना सा क्वेश्चन था। क्लियर है। यही क्वेश्चन देखो एक और, सेम क्वेश्चन। एक रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई है, वो अंडरगो कर रहा है एक सीरीज ऑफ डिके, और इसमें ए मास नंबर एंड एटॉमिक नंबर ऑफ ए आर 180 एंड 72, और आपको किसके फाइंड करने हैं, A4 के फाइंड करने हैं। कर सकते हैं, इजिली हो जाएंगे। बताओ A1 के क्या होंगे, अल्फा डीके है, अल्फा डीके में मास नंबर 4 कम, एटॉमिक नंबर 2 कम, तो 180 माइनस 4 176, तो कम हो गया तो 70। बीटा माइनस डीके में मास नंबर सेम रहता है, और बीटा माइनस डीके में एटॉमिक नंबर एक बढ़ जाता है, तो 70 से कितना हो गया 71। अल्फा डीके में मास नंबर 4 कम, और 71 से कितना हो गया 69। गामा डीके में कोई चेंज नहीं होता, तो 172 और 16। ठीक है, समझ में आया। तो ये क्वेश्चन हम पहले पढ़ाते थे, ठीक है, लेकिन इसकी एक रिएक्शन हमें दी है। तो सिर्फ देखो, दो ही रिएक्शन है जो एनसीईआरटी में लिखी गई हैं, मतलब इन टॉपिक से, और वही दो रिएक्शन अब आ सकती हैं पेपर के अंदर। ये सब आउट ऑफ कोर्स है, डिके वगैरह बोलना, अल्फा डिके, बीटा डिके, गामा डिके अब सिलेबस में नहीं है। लेकिन इसका एक इनडायरेक्ट जो क्वेश्चन अभी आया है पेपर के अंदर, वो ये है कि आपको एक रिएक्शन गिवन है इन्होंने, कि ये न्यूट्रॉन था और यूरेनियम 235 92, ये अभी प्री बोर्ड का क्वेश्चन है 144, बेरियम Z, और प्लस क्रिप्टन A36, और प्लस 3 न्यूट्रॉन। ये फिशन रिएक्शन है, ठीक है। यूरेनियम जो है एक हैवी न्यूक्लियाई, दो लाइटर न्यूक्लियाई के अंदर ब्रेक होता है, ठीक है। अब न्यूट्रॉन जो होता है, न्यूट्रॉन के लिए कोई उसका एटॉमिक नंबर नहीं होता, उसका सिर्फ मास नंबर होता है 1। तो यहां भी क्या आएगा 1, और यहां पे क्या आएगा 0। तो अगर आपको रिएक्शन याद नहीं है तो आप क्या करोगे, आप सिर्फ दोनों तरफ मास नंबर और एटॉमिक नंबर कंपेयर कर लो, कि कोई भी न्यूक्लियर रिएक्शन होगी उसमें मास नंबर एटॉमिक नंबर क्या होंगे, कंजर्व होंगे, ठीक है, सेम रहेंगे दोनों तरफ। तो देखो LHS में हम ए की बात कर रहे हैं, तो मास नंबर LHS में यहाँ है 235 और ये है 1, तो 235 प्लस 1। राइट हैंड साइड में यहां पे है 144, यहां पे ए, एक के लिए 1 है, 3 के लिए कितना हो गया 3, तो ए की वैल्यू क्या आएगी 236 माइनस 147, ये आएगी ना, क्या आएगा, क्या आएगा ए।
144 ही लिखा है ना, क्या आएगा बताओ। ये डिफरेंस लेने में भी तुम्हें आलस आ रहा है। कितना आ रहा है? 12। ऐसे जब z देखोगे तो क्या आएगा, यहाँ 0 है, ये है 92 LHS में, राइट हैंड साइड में है z और 36, और वो तो 0 हो गया, तो z आएगा 92 माइनस 36। ठीक है, क्लियर है। तो ये क्वेश्चन इस बार प्री बोर्ड में आया था, जहां पे हमने मास नंबर और एटॉमिक नंबर कंपेयर किया और सॉल्व कर लिया। क्लियर है? हम्म, ठीक है, ओके। आज के लिए हम इतना करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, वो हमारी लास्ट क्लास होगी। ठीक है, टाटा बाय बाय।